हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ेंगे क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग का चैप्टर है और इसमें साथ में ये बताया जाता है कि वेरियस सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनके बीच में जो इनकम का फ्लो होता है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सर्कुलर फ्लो होता क्या है। तो सर्कुलर फ्लो रिफर्स टू अ फाउंडेशनल मॉडल विच ट्राइज टू एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर्स का मतलब कि इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिसमें हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये जो जितने भी सेक्टर्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन सारे सेक्टर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करता है। दैट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये सेक्टर्स के साथ साथ इनके बीच का जो फ्लो है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन इनकम अर्न कर रहा है तो दूसरा पर्सन उसको स्पेंड कर रहा है, तो द इनकम फॉर वन पर्सन इज द एक्सपेंडिचर फॉर द अदर। एक पर्सन की जो आय है वो दूसरे पर्सन की क्या है, खर्च है। तो ये जो आपके पास मॉडल है इसको हम सर्कुलर फ्लो मॉडल कहते हैं, जो कि आपके डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में जो मनी का, गुड्स एंड सर्विसेज का, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है वो शो करता है। जहाँ पे आपके पास सबसे पहले डिफरेंट सेक्टर्स आपके पास आते हैं। उससे भी पहले आपके पास दो टॉपिक है, एक है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, जहाँ पे रियल फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच कीन्स ने डेवलप की है और इस वजह से इसको हम कीन्सियन अप्रोच भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है जो कि डिफरेंट सेक्टर्स आपके पास है, जिसमें पहला सेक्टर आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? इट रिफर्स टू अ सेक्टर which is engaged in the consumption of various type of goods and services. Basically हाउस होल्ड एक कंज्यूमर सेक्टर है जो कि कंज्यूम करता है बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आप अपने घर पे रहते हैं तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की आप कंजम्पशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उस इस्तेमाल से आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो जो आपके पास वेरियस कंजम्पशन है वो तो कर रहा है, लेकिन उसमें से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन खुद नहीं कर रहा है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर कौन होगा? वो होगा फर्म। लेकिन इससे पहले हाउस होल्ड सेक्टर जो आपके पास है वो सिर्फ कंजम्पशन नहीं करता है, बल्कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनका ओनर भी है। मतलब कि आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सारे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि इनका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है और ये वेरियस फैक्टर्स हैं, इस वजह से इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जहाँ पे आपके पास इसके ओनर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसके ओनर हाउस होल्ड है और इस फैक्टर सर्विसेज को या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करते हैं फर्म को। क्यों फर्म को प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि फर्म एक प्रोड्यूसर सेक्टर है और वो प्रोडक्शन करना चाहता है वेरियस टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। क्यों प्रोडक्शन करना चाहता है? इस वजह से जिससे जो हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन कर रहे हैं उस कंजम्पशन को वो सपोर्ट कर सके, या अदर सेक्टर्स भी अगर कोई कंजम्पशन कर रहे हैं तो उनके लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। और एक्वायर किससे करेगा? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, तो वो हाउस होल्ड सेक्टर से एक्वायर करेगा। अब इसके बाद गवर्नमेंट आता है। अगर गवर्नमेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट के बारे में आप जानते होंगे कि टैक्स कलेक्ट करता है, खर्च करता है और इसके साथ साथ मैनेजमेंट करता है कंट्री का। तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में डाउट होगा गवर्नमेंट के लिए, लेकिन गवर्नमेंट जो आपके पास है उसका बेसिक जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि गवर्नमेंट किसी भी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। उसका एम ही है कि वो किस तरह से जो इकोनॉमी में या सोसाइटी में रह रहे लोग हैं उनका वेलफेयर मैक्सिमाइज कर सके। अच्छा, मान लेते हैं कि मैक्सिमाइजेशन करना होगा वेलफेयर का, तो इस केस में वो क्या करेगा? तो वो खर्च करेगा। खर्च क्यों करेगा? भाई सिंपल है कि मान लेते हैं कि आपने गवर्नमेंट अपॉइंट की, तो आपकी उससे एक्सपेक्टेशन है कि अगर मान लेते हैं कि हम गरीब हैं तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज कम से कम वो प्रोवाइड करें, जिसके लिए वो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के लिए वेरियस जो एक्सपेंडिचर्स है, वेरियस पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट करता है, जिससे वो चीज़ आपको सब्सिडाइज रेट पे, और कई बार जैसे कोरोना के पीरियड में आपने देखा कि फ्री फूड आपको मिला, तो सब्सिडाइज रेट पे आपको जो है वेरियस आइटम्स प्रोवाइड करता है और इसके लिए लार्ज एक्सपेंडिचर करता है। इसके साथ साथ आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हम देश में रह रहे हैं तो एक अच्छे जो है एनवायरनमेंट हमको मिले, तो उसको मेंटेन करने के लिए खर्च करेगा। इसके साथ साथ आप अगर देश में रह रहे हैं तो रोड पे चल रहे हैं तो अच्छी रोड चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए। रेलवे, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके साथ साथ हेल्थ सर्विसेज हमको अच्छी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स हमको चाहिए, अच्छे स्कूल कॉलेजेस हमको चाहिए। तो मतलब एजुकेशन भी हमको अच्छा चाहिए।
तो इतनी सारी चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट क्योंकि इन सब चीज़ों के ऊपर एक लार्ज पोर्शन स्पेंड करती है, तो इस लार्ज पोर्शन का जो एक्सपेंडिचर है इसको रिलाइज कहाँ से करती है, तो इसका रियलाइजेशन होता है हाउस होल्ड सेक्टर से और फर्म से। तो हाउस होल्ड सेक्टर से कैसे भाई, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन करेगा, उसके पास इनकम आएगी, उस इनकम में से टैक्स लेगा, और जो कंजम्पशन करेगा उसके बेसिस पे टैक्स देगा। फर्म से भी टैक्स लेगा, मान लेते हैं फर्म को प्रॉफिट होता है तो उस पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स आ जाएगा कि प्रॉफिट में से सर्टेन पार्ट वो टैक्सेस कलेक्ट करेगा। अब इसके बाद गवर्नमेंट हो जाने के बाद नेक्स्ट आता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का मतलब होता है विच इज ऑल द फॉरेन सेक्टर। हमारे देश को छोड़ करके जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं इनको हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमको क्या मिलता है, मान लेते हैं कि आप एक इंडिया है, मतलब इंडिया देश अच्छा देश, एक बड़ा देश है, तो इसमें जो पॉपुलेशन है क्या इनकी सारे रिक्वायरमेंट हम अपने देश से पूरा कर पाते हैं कि बाहर से? जाहिर सी बात है, हमारी पॉपुलेशन बहुत वाइड है तो हम अपनी सारी कंजम्पशन को अपने देश से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय द हेल्प ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन कंट्रीज। तो हम उनसे गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल्स इम्पोर्ट करते हैं, अगर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी हम इम्पोर्ट करते हैं, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इनके इंपोर्ट से, रॉ मटेरियल या प्लांट एंड मशीनरी के इंपोर्ट से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने बनाया, तो इस गुड्स एंड सर्विसेज को हम बाहर देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं। और ये आपके पास इसके लिए कौन है, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इंटरेक्शन हम हाउस होल्ड सेक्टर भी करते हैं, कई बार डायरेक्ट परचेजेस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर रेमिटेंसेज हमको रिसीव होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो अभी हम सर्कुलर फ्लो मॉडल में देखेंगे, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन कर दिया चारों सेक्टर का। अब इन चारों सेक्टर का जो बेसिक आपके पास इंटरेक्शन है वो कैसे है वो हम देखेंगे विद द सर्कुलर फ्लो मॉडल, जहां पे पहला आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर आएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कंज्यूमर सेक्टर है जो कि कंजम्पशन करेगा वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने ये आपको ये भी बताया कि अगर ये कंज्यूमर है तो ये प्रोड्यूसर नहीं है, जिस वजह से एक भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन ये खुद नहीं करता है। इसकी प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास फर्म एग्जिस्ट करता है, और फर्म प्रोड्यूस करता है वेरियस टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका कंजम्पशन कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो आपके पास है, क्योंकि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा फर्म, और फर्म इसका इस्तेमाल करके क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट को देगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी सेल करेगा। तो इसके साथ साथ सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया फर्म ने उसका इस्तेमाल किया, प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज वापस सप्लाई किया हाउस होल्ड को। इसके साथ साथ क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज आपकी सप्लाई की गई हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड से क्या मिला है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो भी उन्होंने कंजम्पशन किया उसके बेसिस पे पेमेंट किया है। वैसे जैसे फर्म अगर कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज करता है जो कि फैक्टर ऑफ सर्विसेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बेसिस पे पेमेंट करता है, जो कि कहलाता है फैक्टर पेमेंट, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट इसमें आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है। हाउस होल्ड और फर्म दोनों का इंटरेक्शन गवर्नमेंट के साथ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, इट इज फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, जिसके लिए वेरियस वेलफेयर स्कीम्स ये रन करेगा, और उन स्कीम्स के लिए इनको रिक्वायरमेंट होती है वेरियस एक्सपेंडिचर्स की, पैसे की, फंड की, और जिस फंड को कलेक्ट करता है बाय द सोर्स ऑफ टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट, जिसमें आपके पास टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से भी और फर्म से भी। हाउस होल्ड सेक्टर जो आपके पास है वो प्रोवाइड करता है बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस, और इसके साथ साथ सम ऑफ द फैक्टर सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट सेक्टर। Likewise, we can take an example of the government employees which are providing their labor to the government for producing various goods and services. अच्छा, अब ये लेबर की बात आई तो लेबर का क्या मतलब है, तो लेबर का मतलब होता है that refers to the work or the particularly जो मेहनत आप दे रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसको हम कहते हैं लेबर। तो लेबर का मतलब ये नहीं होता है कि किसी इंसान को आप कहे लेबर, लेबर एक इंसान नहीं होता है, लेकिन इंसानों के द्वारा की गई एफर्ट्स या वर्क, उसको हम कहते हैं दैट इज लेबर। वैसे ही लैंड क्या है, तो लैंड में आप सिंपली बोल देंगे कि जमीन का एक हिस्सा है, पार्ट है, वो लैंड है। हाँ सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेमन लैंग्वेज में मतलब अपने शब्दों में आप बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम सही शब्दों में आए, इकोनॉमिक टर्म्स में आए, तो इकोनॉमिक टर्म्स में किसी भी वर्ड का मतलब बहुत वाइड होता है। जहाँ पे लैंड का मतलब होता है दैट इज
the particular piece of land which also includes the other free gift of nature that are forest resources, mineral resources and so on. इसी के साथ साथ आपके पास कैपिटल आता है। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऐसे मीन्स जिनका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। जैसे अगर आप एक एसी अपने घर में लगा ले तो उसको हम एयर कंडीशन कहेंगे, एसी कहेंगे, लेकिन वही एयर कंडीशन अगर हम ऑफिस में लगाते हैं, फैक्ट्री में लगाते हैं तो उसको हम कैपिटल कह के संबोधित करते हैं। वी कॉल इट एज अ कैपिटल। क्यों ऐसा कहते हैं? उसका रीजन ये है कि जो कैपिटल आपके पास होता है वो वर्ड ही तब लगाया जाता है या इस्तेमाल या यूज किया जाता है जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेटली पर्टिकुलरली वहाँ पे हम वर्ड कैपिटल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मतलब वही एसी अगर ऑफिस या फैक्ट्री में लगाई जाएगी तो वो कहलाएगी कैपिटल। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द various services of the entrepreneur like ownership, like supervision, management, control and organization of various factors of production all together। तो ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है फर्म को। फर्म इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करता है और इसके बेसिस पे क्योंकि यूज किया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो पेमेंट प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। दैट इज योर फर्म टू द हाउस होल्ड सेक्टर। अब जब ये पेमेंट आ गई, इनकम आ गई किसके? हाउस होल्ड सेक्टर के पास, तो हाउस होल्ड इस इनकम को इस्तेमाल करता है, यूज करता है फॉर द कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जब ये कंजम्पशन किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का तो इसके बेसिस पे पेमेंट करता है हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है गवर्नमेंट सेक्टर और उससे भी पहले आपके पास आता है दैट इज अ फाइनेंशियल सेक्टर। अच्छा, ये फाइनेंशियल सेक्टर तो अगर हम कहें तो होता क्या है फाइनेंशियल सेक्टर? ये बेसिकली बैंक होता है जो कि प्रोवाइड करता है जो कि एग्जिस्ट करता है फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। इसका काम ही ये है कि एक जगह से पैसा रिसीव करेगा, सेविंग रिसीव करेगा और उसको इन्वेस्टमेंट फॉर्म में दूसरी जगह प्रोवाइड करेगा या लोन के फॉर्म में दूसरी जगह प्रोवाइड करेगा। कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कि पर्टिकुलरली आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर ने कुछ पैसा सेव किया। पैसा सेव किया मतलब कि जैसे मान लेते हैं आप घर में रहते हुए कुछ पैसा कंज्यूम करते हैं और कुछ पैसा आप अपनी सेविंग में इस्तेमाल करते हैं। सेविंग में इस्तेमाल करते हैं कहने का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली क्या है कि जो आपके पास इनकम है उस इनकम का सर्टेन परसेंटेज आप अपनी कंजम्पशन में यूज करते हैं और कुछ पैसा सेविंग में यूज करते हैं। तो सेविंग क्या होती है? तो सेविंग इज अ एक्सेस ऑफ इनकम लेफ्ट आफ्टर कंजम्पशन। सेविंग का वो भाग मतलब सेविंग वो भाग है इनकम का जो कि कंजम्पशन करने के बाद आपके पास बच जाए, वो कहलाएगा आपके पास क्या? दैट इज योर सेविंग्स। अब ये सेविंग्स हाउस होल्ड सेक्टर से मोबिलाइज होगी बैंक की तरफ। अच्छा, बैंक के पास जब ये सेविंग आएगी तो इससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली ना इससे कोई कंजम्पशन हो रही है और ना ही इसका इस्तेमाल किसी प्रोडक्शन में किया जा रहा। तो ना कंजम्पशन हो रही है ना प्रोडक्शन हो रही है। तो जो पैसा बैंक के पास पहुंच रहा है बैंक इसको अपने पास रख लेता है और इसका इस्तेमाल कहीं और किसी और पर्पस के लिए तब तक नहीं करता है जब तक ये लोन फॉर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करे। कहने का ये मतलब है हमारा कि जब ये पैसा बैंक के पास जा रहा है तो टिल द टाइम इट इज केप्ट विद द बैंक इट इज आइडियल। नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बीन enhanced or provided or being done out of these savings। तो ये पैसा आइडियल हो गया टिल द टाइम इट इज केप्ट विद बैंक। लेकिन यही पैसा अगर लोन फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है किसको? फर्म को। तो फर्म इसका इस्तेमाल प्रोडक्शन में करते हैं और जब इसका यूज प्रोडक्शन में किया जाएगा तो बेसिकली ये आपके पास क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इसके साथ साथ जो आपके पास पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन कहलाते हैं और वहीं सेविंग्स को हम लीकेजेस कहते हैं। तो लीकेजेस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पैसा आप बैंक के पास लेकर के जा रहे हैं वो पैसा आपके पास इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से या कंजम्पशन, इनकम और एक्सपेंडिचर से बाहर हो जाता है क्योंकि वो पैसा बैंक के पास रखा होता है। ना उससे किसी की इनकम बन रही है और ना ही वो पैसा एक्सपेंडिचर में यूज किया जा रहा है। लेकिन वही पैसा जब वापस से रीइंट्रोड्यूस किया जाता है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट या लोन फॉर्म में तो पैसा फॉर्म प्रोडक्शन में यूज करती है और प्रोडक्शन इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। इस वजह से इसको हम इंक्लूड करेंगे इन द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस
और इन पर्टिकुलरली द इंजेक्शंस फॉर्म इन द इकोनॉमी। इंजेक्शंस फॉर्म में हम इकोनॉमी में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि सेविंग आपके पास लीकेजेस कहलाती हैं और इन्वेस्टमेंट्स आपके पास इंजेक्शंस कहलाते हैं। जब पैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर हो जाता है तो लीकेजेस कहलाता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी उतने पोर्शन से कम हो जाती है। लेकिन वही पैसा जब वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया इकोनॉमी में, तो वो पैसा जब इकोनॉमी में आएगा तो इकोनॉमी उसका इस्तेमाल फर्दर फर्म, इकोनॉमी में मतलब फर्म है, फर्म उसका यूज करेगी वापस से किसमें, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, प्रोडक्शन में, जिस वजह से वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और इसको हम इंजेक्शंस का नाम देंगे। अच्छा, किसी भी इकोनॉमी में अगर लीकेजेस की बात करें, इंजेक्शंस की बात करें, तो कितने रूप से हैं? तो भाई लीकेजेस भी आपके पास 3 तरह से है और इंजेक्शंस भी आपके पास 3 तरह से है। जहाँ पे पहला जो आपके पास पर्टिकुलरली लीकेजेस जो आपके पास है, जो कि टॉपिक आपके पास है यहाँ पे, है ना? तो टॉपिक आपके पास लीकेजेस में आपके पास पहला सेविंग है, दूसरा आपके पास लीकेज क्या है, इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट्स, तीसरा आपके पास लीकेजेस इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। क्योंकि जो पैसा सेविंग, टैक्सेशन और इसके साथ साथ इम्पोर्ट पेमेंट करने में यूज करते हैं, ये पैसा डोमेस्टिक इकोनॉमी से मतलब अपनी इकोनॉमी से बाहर चला जाता है। और जब इकोनॉमी से बाहर मतलब कि अगर सेविंग बैंक के पास पहुंचा तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से बाहर हो गया पैसा। वैसे ही अगर कुछ पैसा टैक्सेशन फॉर्म में पहुंचा तो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, और इस पैसे का जब तक वापस से गवर्नमेंट इकोनॉमी में यूज ना कर ले तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसा बाहर हो जाता है। लेकिन अगर बोले कि ऐसे तो कंज्यूमर के पास पैसा पहुंचा तो वो कंज्यूमर के पास भी आपके पास आइडियल हो जाएगा, नहीं, उसके पास आइडियल नहीं है, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर करेगा। वो पैसा वो मतलब पर्टिकुलरली या तो कंजम्पशन में इस्तेमाल करेगा या तो सेविंग्स में इस्तेमाल करेगा। और जब सेविंग्स होंगी बैंक के पास तो वो पैसा आइडियल हो जाएगा। वही पैसा जब कंज्यूमर टैक्सेशन में देगा तब भी वो आइडियल हो जाएगा। वही पैसा जब इम्पोर्ट करेगा तो इम्पोर्ट की वजह से वो पैसा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से बाहर। लेकिन वापस से अगर हम बात करें डाटस इंजेक्शन, तो इंजेक्शंस भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, जहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के रूप में आपका वही पैसा वापस आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। वैसे ही जो टैक्सेशन के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचता है, वो पैसा वापस से गवर्नमेंट रीइंट्रोड्यूस करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। और आपके पास इसके साथ साथ जब इम्पोर्ट किया जाता है तो एक्सपोर्ट भी होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, हम सेल भी करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज बाहर देशों को और वो हमको इनकम प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज जो कि आपकी सेविंग, टैक्सेशन और इम्पोर्ट से रिलेटेड है, ये लीकेजेस हो गई जो कि मैंने आपको पहले बताया था। और इसके साथ साथ जो दूसरा आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इंजेक्शंस आता है, तो इंजेक्शंस में आपके पास ये पैसा वापस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस में आ जाता है जब पैसा इन्वेस्टमेंट फॉर्म में इन्फ्यूज किया जाए इकोनॉमी में, मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए, या फिर गवर्नमेंट वेरियस स्पेंडिंग करेगी, स्पेंडिंग में हॉस्पिटल्स बनवाएगी या फिर स्कूल कॉलेजेस बनवाएगी, डैम्स ब्रिजेस बनाएगी, रोड्स, एक्सप्रेस वे एंड सो। इसी तरह से जब पैसा वापस से इकोनॉमी में इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स, वापस से जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया तो उससे पैसा आपको वापस इकोनॉमी में आ जाएगा। तो ये इंजेक्शंस आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, अब इंजेक्शंस हो जाने के बाद नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डाटा कि इक्विलिब्रियम इकोनॉमी को कब होगा, जब एक तरफ सेविंग, टैक्सेशन एंड इम्पोर्ट दैट इज एस प्लस टी प्लस एम इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्स दैट इज एक्सपोर्ट्स। तो जब आपके पास एस, टी और एम इक्वल हो जाते हैं आई, जी एंड एक्स के, तो वो आपके पास इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब इसमें भी 3 चीजें हैं। अगर मान लेते हैं लीकेजेस ज्यादा है और इंजेक्शंस कम है तो इकोनॉमी क्या होगी, दैट विल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि आपका इकोनॉमी से पैसा बाहर तो ज्यादा जा रहा है लेकिन इकोनॉमी में जो इंट्रोडक्शन है पैसे का वो कम हो रहा है, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले से कम हो जाएगी। वैसे ही जब ये पैसा आपके पास बराबर रहेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना ज्यादा होगी ना कम, जितना पैसा जा रहा है उतना ही पैसा आ रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल बी एट द स्टेबल। लेकिन वही अगर इंजेक्शंस ज्यादा हो जाए, लीकेजेस आपके पास कम है, तो जब आपके पास लीकेजेस कम है तो पैसा बाहर ज्यादा जाएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्फ्यूज या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए पैसा आएगा ज्यादा, जिस कारण की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले से ज्यादा परफॉर्म की जाएगी और इसके साथ साथ जो नेशनल इनकम है इकोनॉमी की वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डाटा की रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कुछ हमारे पास,
जहाँ पे हम बता सकते हैं कि आपके पास पर्टिकुलरली जो फोर्थ सेक्टर मॉडल है उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो फोर्थ सेक्टर मॉडल की इंपॉर्टेंस आपके पास, जैसे इंडिया इंपोर्ट्स करता है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज लाइक क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रॉनिक एडिबल ऑयल्स है, ये सब इंपोर्ट करता है, जिसके लिए बेसिकली आपके पास पैसा बाहर पे करना पड़ता है। जब पैसा बाहर पे करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट है इसको देखने के लिए। या फिर एक्सपोर्ट करता है तो पैसा बाहर से आता है। तो अगर पैसा बाहर से आएगा तो दिखाया गया कि किस 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 सोर्सेज से पैसा बाहर से आ रहा है। जैसे फॉरेन रेमिटेंसेज आपके पास आ सकते हैं, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रेमिटेंसेज आपको रिसीव हो सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास टैक्सेशन से पैसा क्या होता है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से बाहर चला जाता है, क्योंकि जो पैसा टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जाता है वो जब तक स्पेंडिंग फॉर्म में वापस ना आ जाए तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से बाहर हो जाएगा। वैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपके पास आ जाती है इंजेक्शंस के फॉर्म में, जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो ये फोर्थ सेक्टर मॉडल, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ तक है, तो बेसिक अकाउंटिंग, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसमें आपके पास है। मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर आपको देखना है, जो कि मल्टीप्लायर चैप्टर जो कि एडीएस एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, उसमें हम देखेंगे किस तरह से मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर मतलब कि इनकम अगर आपने 1 रुपये इंट्रोड्यूस की, उसका इम्पैक्ट 2 पड़ता है, 3 पड़ता है, 4 पड़ता है, कितना पड़ता है इसको हम देखते हैं। इसके साथ साथ आपके पास गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट डाटा ट्रेड अकाउंट डेफिसिट जो आपके पास है कि हम बाहर देशों में बेच रहे हैं जो पैसा, और बाहर देशों से जो पैसा हमको रिसीव हो रहा है उसमें ये कितना डेफिसिट रहता है या सरप्लस फॉर्म में रहता है, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डाटा द सर्कुलर फ्लो नेचर। बट हमने यहाँ पे एक आपके पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो ट्रांजेक्शन्स आपके पास थे उनको हमको देखना है। जैसे मान लेते हैं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की आप बात करें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये क्यों आपके पास जुड़ा है, या फॉरेन सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो फॉरेन सेक्टर की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन अपने देश में नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ चीज़ें फर्म्स को इंपोर्ट करनी पड़ती है, रॉ मटेरियल या प्लांट एंड मशीनरी, और उसके बेसिस पे वो प्रोवाइड करता है वेरियस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उसको प्रोवाइड करता है। और अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके पास है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा बाय द पर्टिकुलर डाटा योर फर्म, जो कि फर्म क्योंकि प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी रॉ मटेरियल या फिर प्लांट मशीनरी परचेज करना है, तो जो कि अपने देश में अवेलेबल नहीं है, जो बाहर देश से वो खरीदता है, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है उसको अपने देश में बेचता है, बाहर भी बेचता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं डायमंड का। डायमंड का हम प्रोडक्शन तो बहुत मास स्केल पे करते हैं। प्रोडक्शन का कहने का मतलब कि डाटा वी आर प्रोसेसिंग इट। प्रोसेसिंग कैसे करते हैं कि सिंपली कटिंग और पॉलिशिंग करते हैं। लेकिन इसका जो रॉ डायमंड है, तो रॉ डायमंड का मटेरियल जो मिलता है दैट इज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम उसको खरीदते हैं, उसकी कटिंग पॉलिशिंग करते हैं और अच्छे से उसको बनाते हैं और उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेल करते हैं। और आप जानते भी होंगे एग्जाम्पल टाइप कि जैसे मान लेते हैं बहुत पुराने समय से आपके पास वो कोहिनूर जो हीरा है वो आपके पास पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वो फेमस है तो अल्टीमेटली वो बाहर देशों में आप देखने को मिलता है कि बाहर देश से आपका कोशिश की जा रही है लाने की, लेकिन अभी भी वो बाहर देशों में है। तो कहने का मतलब बहुत पुराने समय से ये हमारे पास वेरियस सेक्टर आपके पास इन्वॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो आपके पास आता है दैट इज योर कि पर्टिकुलरली आपके पास जो हाउस होल्ड सेक्टर है उससे क्या ट्रांजेक्शन है। तो हाउस होल्ड सेक्टर से आपके पास कई गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूम कर लिए जाते हैं, और कई बार क्या होता है जब हाउस होल्ड सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जाते हैं तो उसकी पेमेंट करना पड़ता है हाउस होल्ड सेक्टर को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, क्योंकि कई बार डायरेक्ट परचेजेस होते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके बेसिस पेमेंट करते हैं। और इसके साथ साथ रेमिटेंसेस बाहर देशों से जो रिसीव होता है वो मेजरली आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज भी होते हैं और रेमिटेंसेस भी होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। और हम देते क्या है, उनको फैक्टर सर्विसेज भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने डायरेक्ट परचेजेस किए उसकी पेमेंट हम कर सकते हैं। तो बेसिकली रेमिटेंसेस क्या होता है, मान लेते हैं हमारे देश के कई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे देश में रहते हैं, पढ़ करके आगे वो दूसरे देश में सेटल हुए तो अपनी फैमिली मेम्बर्स को वो कुछ पैसा भेजते हैं। और पैसा अगर भेजेंगे तो जो पैसा हमको इसी फॉर्म में बहुत रिसीव होता है, बहुत सारा पैसा रिसीव होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो आपका क्या है डाटा रेमिटेंसेस। क्या होता है रेमिटेंसेस, जो कि अपने फैमिली और फ्रेंड को भेजा जाता है। और क्योंकि इंडिया को एक मेजर पोर्शन में आपके पास रिसीव होता है रेमिटेंसेस, इस वजह से यहाँ पे आपके पास रेमिटेंसेस दिखाया जाता है इन द सर्कुलर फ्लो मॉडल। दिस इज इंक्लूडेड इन द ट्रांसफर इनकम। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है क्लोज इकोनॉमी का और ओपन इकोनॉमी का। तो
क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिस इकोनॉमी में ना हो, तो जहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होती है तो वो आपके पास कहलाता है दैट इज द क्लोज्ड इकोनॉमी, वेयर देयर इज ट्रांजैक्शन बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स लाइक हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। बट इन द ओपन इकोनॉमी देयर आर वेरियस सेक्टर्स, जहाँ पे आपके सारे सेक्टर्स होंगे, हाउस होल्ड भी होगा, गवर्नमेंट भी होगा, फर्म भी होगा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी होगा, बिकॉज ओपन इकोनॉमी रिफर्स टू द इकोनॉमी विच इज हैविंग द ट्रांजेक्शंस और द इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि बाहर देशों से हमारे ट्रांजेक्शंस होंगे और इसके साथ साथ हम उनसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी, रॉ मटेरियल भी खरीदेंगे, बेचेंगे भी, प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदेंगे, बेचेंगे भी। तो ये आपके पास क्या है, ट्रांजेक्शंस होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और वो ओपन इकोनॉमी में होता है। और जब ये ट्रांजेक्शंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, फॉरेन कंट्रीज से नहीं होते हैं, तो उस सेक्टर को हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। तो इसी के साथ आपका सर्कुलर फ्लो मॉडल खत्म होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।